नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। जिंदगी की जंग के 100 घंटे। एक तरफ भिवानी में बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे दबे मजदूर जिंदगी के लिए मौत से शायद जंग लड़ रहे होंगे, तो वहीं हरियाणा न्यूज भी लापरवाह प्रशासन और लेक्चर सिस्टम से जंग लड़ रहा है। बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे बड़ी खबर पहले आपको बताते हैं क्या कुछ बड़ी खबर है। तो बड़ी अपडेट, जिंदगी की जंग के 100 घंटे अब भी चल रहे हैं। राहत बचाव काम अभी भी वहां पर चल रहा है। भिवानी हादसे के 100 घंटे बाद हरकत में आखिरकार अब सरकार आई। देर आए दुरुस्त आए। अब खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अहम बैठक बुलाई है। कुछ ही देर में हरियाणा सचिवालय में यह बैठक तय की गई है। तमाम खनन अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। अवैध खनन पर नकेल कसने को लेकर समीक्षा और बातचीत इस बैठक में होने जा रही है। तो भिवानी पहाड़ हादसे पर यह अपडेट आपको दे रहे हैं हम, जिसमें अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए समीक्षा बैठक जो है वो प्रदेश के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा के द्वारा बुलाई गई है। प्रदेश सचिवालय में यह बैठक होगी, जिसमें तमाम खनन अधिकारी जो है वो हिस्सा लेंगे और किस तरह से खनन की जो गतिविधियां प्रदेश में चलती हैं उन पर लगाम लगाई जाए। इस बारे में समीक्षा जो है उसमें की जानी है। आज 5वां दिन चल रहा है जिस दिन ये घटना घटित हुई। नए साल का पहला दिन 1 जनवरी को भिवानी जिले की तौशाम विधानसभा में डाडम गांव में पहाड़ दरका और जो खनन वहां चल रहा था उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे वो उस मलबे में दब गए। राहत बचाव कार्य अभी वहां पर चल रहा है। अपडेट्स और खबरें कुछ इस तरह की है कि 5 अभी तक वहां पर शव मिल चुके हैं। 5 लोगों की जान जा चुकी है और चट्टानें बहुत बड़ी हैं, बहुत ज्यादा वजन की हैं, इसीलिए उन्हें हटाने में और उन्हें तोड़ने में काफी समय लग रहा है। खनन मंत्री ने जब हरियाणा न्यूज से बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि अभी जांच चल रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यही बात प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कही थी। लेकिन जांच कहां तक पहुंची, क्या कुछ इसमें चीजें निकल कर आई, क्या क्या ऐसे पहलू हैं जिन पर काम किए जाने की आवश्यकता है और आखिरकार ये जिंदगियां जो हैं कब तक जंग लड़ती रहेंगी, राहत बचाव कार्य किस तरह से पूरा होगा, रिपोर्ट आप देखिए। के डाडम में जैसे जैसे तबाही के पहाड़ हट रहे हैं, ठीक वैसे वैसे लापरवाही, लालच और जिंदगियों को मौत में बदलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और खदान में काम करने वाले मजदूरों के परिवार वालों का दिल बैठे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार टीम गठित कर गुनहगारों को बेपर्दा करने में जुट गई है। डाडम हादसे की जांच के लिए डीसी ने फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया है, जो एडीसी के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच करेगा और उन गुनहगारों को बेनकाब करेगा जो हादसे के बाद निर्दोषों को मौत की खदान में धकेलकर लापरवाही का चोला ओढ़कर छिपे बैठे। इसी बीच खदान में काम करने वाले मजदूर के भाई ने लापरवाही और सभी नियमों को ताक पर रखकर मौत की खदान में मजदूरों को धकेलने वाली कंपनी के खिलाफ कई सनसनीखेज खुलासे किए। मृतक मजदूर के भाई ने पुलिस को बताया कि फोन पर लापरवाही की दास्तान। हफ्ता दिन पहले से फोन आ रहा था, बोल रहा था मैं परेशान हूँ और वेदपाल देवर के नाम से है कोई, वो बोल रहे थे दबाव था इसके ऊपर कि जाओ बाहर काम करो। ये लोग बोलते थे ज़्यादा वो है, खतरा है, डेंजर है, नहीं कर पाएंगे काम। ज़बरदस्ती उनसे करवाते थे और मेरा भाई चला गया।
अच्छा, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं अब? उनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किस किस के खिलाफ होनी चाहिए सख्त से सख्त कार्रवाई? वेदपाल तावर जी नाम है उनके, और माइनिंग डिपार्टमेंट वाले थे और ठेकेदार हैं। मृतक तूफान सिंह के भाई के बयान के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 304A के तहत गोवर्धन माइंस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं अभी तक 5 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और एनडीआरएफ सहित कई टीमें पहाड़ों के नीचे दबी जिंदगियों को निकालने में जुटी हैं। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां अपने साथ वक्त को आगे बढ़ा रही हैं, वैसे वैसे उम्मीद की सांसें दम तोड़ती जा रही हैं। इस बीच देखना होगा कि क्या हादसे की जांच में जुटी टीमें कितनों को उनके गुनाह की सजा दिलवा पाती हैं और कितने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। डाडम से हरियाणा न्यूज के लिए युद्धवीर सिंह की रिपोर्ट। तो अभी तक की अपडेट्स क्या हैं, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। हमारे स्थानीय संवाददाता युद्धवीर इस पूरे मसले पर नजर रखे हुए हैं। युद्धवीर, अपडेट्स बताइए सबसे पहले। युद्धवीर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, कनेक्शन एरर है कुछ, एक बार उसे दुरुस्त करते हैं, वापस आप तक फिर लौटेंगे। तब तक ये तस्वीरें आप देखिए, ये एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि बयान दर्ज किया गया है, और अपडेट्स जो है वो भी आपको साथ साथ बताते हैं। पहले एफआईआर दर्ज की गई है आईपीसी की धारा 304A के तहत गोवर्धन माइंस, जो कि यमुनानगर की कंपनी है और इसका पूरा ठेका इसी के पास था। मृतक तूफान सिंह के भाई के बयान के आधार पर यह दर्ज की गई है। सीएम मनोहर लाल ने जांच के आदेश दिए गए हैं और कहा भी है कि मानकों का अगर उल्लंघन होता है तो फिर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा ने करोड़ों रुपए का घोटाला होने के इसमें आरोप लगाए और भाजपा जजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कुमारी शैलजा ने मामले में जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन यानी कि न्यायिक जांच की मांग की है। खनन घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की बात कांग्रेस ने की। किरण चौधरी ने कहा कि अवैध तरीके से खनन के मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने खनन से संबंधित सभी मानकों की जांच की बात कही। अब तक 5 शवों को निकाला जा चुका है और कई लोगों के दबे होने की आशंका अब भी व्यक्त की जा रही है, जताई जा रही है। हरियाणा न्यूज के कुछ सवाल भी हैं कि क्या ठेकेदारों के मुनाफे की हवस में यह पूरा हादसा हुआ या फिर किसी की मिलीभगत थी जो अंधाधुंध अवैध खनन किया जा रहा था। दोषियों को सजा तो मिलनी है, लेकिन कब तक मिल पाएगी? सुरक्षा उपायों पर आखिर क्यों किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया गया, यह बड़ा सवाल है। 100 घंटे हो चुके हैं लेकिन मजदूरों को अब भी नहीं निकाला गया है। चलिए, हमारे संवाददाता महासिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। महासिंह, सबसे पहले अपडेट्स आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर। चलिए, उससे पहले मनीष फोगाट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसडीएम है। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि रेस्क्यू का काम जो चल रहा है वो कब तक संभावनाएं लग रही हैं कि पूरा हो पाएगा? हमारे रेस्क्यू का काम पूर्ण हो चुका है। कल 7:30 बजे के आसपास जी एनडीआरएफ की टीम ने पूरा मौका मुआयना पुनः निरीक्षण करके स्नीफर डॉग्स और लाइव डिटेक्टर इक्विपमेंट के माध्यम से फिर उन्होंने अवगत करवाया कि अब कोई भी मशीनरी, मृत, घायल या जीवित व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं है। अतः कार्य पूर्ण होता है बचाव का। तो कार्य कल 7:30 बजे पूर्ण हो चुका है। जी मनीष जी, कितने लोगों की जान का नुकसान इसमें हुआ, आधिकारिक आंकड़ा आप दे पाए तो? 5 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 घायल थे। यानी कि जो गृह मंत्री ने आंकड़ा दिया था उसके बाद कोई और शव नहीं मिले हैं, 5 ही तक आंकड़ा रुक गया है। हाँ जी जी। शुरुआती जांच अगर कुछ हुई है आपके नजरिए से भी, तो इसमें क्या कुछ पूरा मामला अभी लग रहा है? क्योंकि गोवर्धन माइंस ने
खनन मानकों का उल्लंघन किया, ऐसी कुछ प्राथमिक अपडेट्स जानकारियां सामने आती हैं? देखिए, अभी जांच शुरू हो चुकी है हमारी। परसों एक मीटिंग हो चुकी है एडी साहब की अध्यक्षता में, जो कमेटी बनाई गई उसकी फर्स्ट मीटिंग हो चुकी है। उसमें खनन अधिकारी भिवानी और डीएफओ भिवानी, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर भिवानी के कमेंट्स मांगे गए हैं हादसे के बारे में जी। उसके बाद कमेंट्स आने के बाद आगे ये कार्रवाई बढ़ेगी। जांच पूरी होने के उपरांत ही मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगा जी। मनीष जी, हम तक कुछ ऐसी जानकारी भी पहुंची कि जो गोवर्धन माइंस कंपनी है वो सरकार की 81 से 90 करोड़ रुपए की डिफॉल्टर पहले भी है, तो डिफॉल्टर होने के बावजूद सारी चीजें यहां पर चल रही थी, मानकों का उल्लंघन किया जा रहा था। माइनिंग विभाग से संबंधित है, इस बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि डिफॉल्टर है कि नहीं है। वो माइनिंग ऑफिसर भिवानी आपको इस बारे में पूरी जानकारी दे पाएंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर मैं लेता हूं आपसे। जो मानक हैं खनन करने के, वो तकरीबन 60 डिग्री के आसपास जो है वो पहाड़ की कटाई की जाती है, लेकिन यहां पर 90 डिग्री पर ही जो है सारी गतिविधियां चल रही थी। इस दौरान कोई आला अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की और इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए, ये इंटरव्यू है जो माइन सेफ्टी डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी गाजियाबाद हैं, उनकी टीम रेगुलर वहां विजिट करती है। जो टेक्निकल इस बारे में रिपोर्ट करते हैं या फिर जो उनको सेफ्टी सर्टिफिकेट देते हैं, ये उनका प्रीव्यू है। उनके द्वारा रेगुलर विजिट की गई है। अब जो भी खामियां रही हैं उनके पार्ट पे रही हैं या किसके पार्ट पे रही हैं, वही बता पाएंगे इस बारे में कि क्यों ऐसा हुआ है। पहली एफआईआर जो दर्ज की गई थी सर इस केस में मृतक के भाई के द्वारा, उस पर कुछ कार्रवाई कहां तक पहुंची, किस तरह की लीड्स आप जानकारी दे पाए हम तक? वो एफआईआर तो हो चुकी है, आगे क्या कार्रवाई हुई है इसमें वो परसों शायद वो एफआईआर हुई है जी जी 2 दिन पहले। तो अभी तक शायद उसमें क्या हुआ है, मेरी बात एसएचओ से हुई नहीं है। वो पुलिस डिपार्टमेंट आपको बता पाएगा, एसएचओ साहब बता पाएंगे इस बारे में। ठीक है मनीष जी, बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो स्थानीय एसडीएम मनीष फोगाट जानकारियां दे रहे थे और साफ तौर पर यही कहना है अभी तक जितने भी पक्ष, जितने भी स्टेक होल्डर्स इस पूरी घटना के साथ जुड़े हुए हैं कि जब जांच आगे बढ़ेगी तो चीजें सामने निकल कर आएंगी, लेकिन जांच आगे कब तक बढ़ पाएगी कोई ठोस जवाब इस बात का नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल इस बीच सबसे बड़ी अपडेट इस समय की यह है कि राहत बचाव कार्य जो है वो पूरा हो चुका है और 5 शव इससे निकाले गए हैं। 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है, ऐसी जानकारियां एसडीएम ने हम तक पहुंचाई है। विधु रावल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधु जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। आज खनन मंत्री भी बैठक कर रहे हैं सर, कुछ ही देर के बाद सचिवालय में बैठक होनी है, कोई जानकारी इस बारे में आप दे पाए तो? देखिए, ये एक बड़ी दुखद घटना थी, इसमें दोषियों के खिलाफ जांच चल रही है, पूरी घटना की जांच हो रही है और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उस पर ठोस कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। उसी बाबत जो है मंत्री जी, खनन मंत्री जो है उसी बाबत अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। विधु जी, जो गोवर्धन माइंस कंपनी है वो सरकार की डिफॉल्टर भी है 81 करोड़ रुपए की, जो माइंस के कुछ परसेंटेज हिस्से डाडम गांव के विकास कार्यों में खर्च किए जाने होते हैं, उसका भी 9 करोड़ रुपया बकाया है। तो जब इतना डिफॉल्टर है कोई कंपनी, इतना बकाया सरकार पर है उसका, तो आगे टेंडर को रिन्यू करना, आगे जारी रखना, एनजीटी की रोक के बाद भी वापस सब कुछ शुरू करवा देना, ये कुछ सवालों को जन्म देता है सर। देखिए, जैसे मैंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई तो होगी ही होगी, निश्चित बात है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आपने जो गोवर्धन माइनिंग की बात की है, इस प्रकार का बकाया और भी कंपनीज पर है। ऐसा कोई नॉर्म नहीं है कि किसी पर बकाया हो तो उसको उसका टेंडर रिन्यू नहीं होता, उसके लिए एक अलग प्रोसेस है जी। वो हम उनसे वसूली करने के लिए उनसे लगातार सरकार का एक प्रोसेस रहता है। लेकिन बकाया होने से, एक पहली बात तो डिफॉल्टर नहीं है, बकाया है जी। लेकिन बकाया होने से ऐसा कोई भी इस प्रकार का कोई नियम नहीं है कि बकाया है तो उसको अगला टेंडर ना दिया जाए या पिछले टेंडर के रिन्यूअल पेमेंट ना की जाए उसकी, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। नियमों के अनुसार हो रहा था, अगर कुछ अवैध हुआ है तो उस पर कार्रवाई होगी। 304A का एक ठोस जो है मुकदमा वहां पर दर्ज हो गया है, जांच लगातार चल रही है, एक भी दोषी बचेगा नहीं। मृतकों के प्रति पूरी सरकार की संवेदना है, हरियाणा सरकार पूरे तरीके से मृतकों के साथ खड़ी है और मृतक के ही भाई की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। कोई मुआवजा वगैरह विधु जी?
वो अधिकारियों के साथ बातचीत कर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खनन मंत्री जी वो उस पर विचार कर रहे हैं। जिस प्रकार की बात होगी आप तक जरूर सूचना देंगे। एसडीएम जो हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी उन्होंने जानकारियां दी हैं कि 2 गंभीर रूप से घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। उनकी कोई सुध वगैरह है विधु जी? जी बिल्कुल, स्थानीय तौर पर जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। राहत में किसी प्रकार से अगर कोई लॉजिस्टिक्स तो चलो है ही है राहत कार्य करने वालों के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में अगर कुछ उस लायक है तो वो भी जुड़े हुए हैं। जानकारी निरंतर सरकार ले रही है। राहत कार्य पूरा हुआ है और देखते हैं, ये एक बड़ी दुखद घटना रही है। इसके प्रति सभी मृतकों के प्रति, घायलों के प्रति सरकार की संवेदना है। जिस प्रकार की भी उनको रिलीफ देने की कोई बात होगी तो उस पर चर्चा चल ही रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार का हजारों करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो इस पूरे माइनिंग में और अवैध खनन में हो सकता है। देखिए, इन ऐसे विषयों पर राजनीति करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तय किया है कि हर विषय पर राजनीति करनी ही है तो कम से कम आईना देखकर तो राजनीति करनी ही चाहिए। उन्होंने अपने 10 साल के शासनकाल में 1267 करोड़ के करीब का रेवेन्यू जो है माइनिंग से लिया और जबकि हम 7 साल में उनसे 6 गुना अधिक रेवेन्यू अब तक ले चुके हैं। तो ऐसा कहना कि हजारों करोड़ किया तो इसका मतलब वो ये मान रहे हैं कि उनके समय लाखों करोड़ का घोटाला हुआ था। ये तो एक स्वतः यही इसी का ही माना जाना चाहिए इस बारे में तो, और बल्कि उनको जानकारी देनी चाहिए कि किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में किस प्रकार के घोटाले किए। जी इसके अलावा ठीक है, विपक्षी पार्टियां हैं विदु जी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन आपके जो स्थानीय सांसद है धर्मवीर सिंह, उन्होंने भी कहा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसी ना किसी चीज का तो उल्लंघन हुआ है, सब कुछ सामान्य नहीं था। देखिए, सब कुछ सामान्य होता तो ये घटना होती ही क्यों। हाँ। लेकिन इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय खनन मंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि जो भी चीज इसमें गलत होगी उसकी तह तक पहुंचा जाएगा, दोषियों पर कड़ा कार्रवाई की जाएगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये बात जो है हरियाणा की सरकार निरंतर बता रही है। तो मुझे लगता नहीं कि उसके बाद कोई किसी प्रकार का संशय रह सकता है। वैसे भी हर गलत कार्य पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो 2014 से बनी है किसी भी गलत कार्य पर पर्दा नहीं डालती है, बल्कि हर गलत कार्य करने वाले को सजा तक पहुंचाती है, उसके मुकाम तक पहुंचाती है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये मामला इससे अलग होगा। ठीक है विदु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ आफ्ताब अहमद भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं। आफ्ताब जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ, शुक्रिया। किस तरह से देख रहे हैं सर इस पूरे हादसे को? हालांकि एक राहत की अपडेट मैं सबसे पहले दे दूं, पूरा बचाव कार्य पूरा हो चुका है, 5 लोग इसमें मृत हुए हैं, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार जब से वजूद में आई है, ये नापाक गठबंधन जब से वजूद में आया है, जब से घोटाले होना, जब से इनके चाहे शराब घोटाला हो, चाहे जहरीली शराब घोटाला हो, चाहे धान घोटाला हो, और हम बहुत दिनों से कह रहे हैं माइनिंग में भी बड़ा भारी हेरफेर चल रहा है और उसका नतीजा आपके सामने हो गया कि किस तरीके से निर्दोषों की जान, मतलब एक माइनिंग का सारा एक तरीका होता है, उसमें इस तरीके का हादसा होना अपने आप में दर्शाता है कि हरियाणा में एक ही काम हो रहा है, लूटो और अपने मजे करो। भारतीय जनता पार्टी जजपा को इससे कोई लेना देना नहीं। और जो ये कहते हैं ना पारदर्शिता, आप देख सकते हो कि किसी भी जो भी हमने आरोप लगाए आज तक उसी कहते हैं इंक्वायरी कराएंगे, इंक्वायरी कराते हैं, ये पता नहीं लगता उस इंक्वायरी का नतीजा क्या रहा, दोषी कौन रहा, क्या उसके मतलब जो है उससे सीख ली, कोई सीख नहीं लेते। सिर्फ इस बात के लिए कहते हैं कि हम पारदर्शिता हैं। पेपर लीक होते हैं, पेपर पकड़े जाते हैं, पब्लिक सर्विस आफ्ताब जी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आफ्ताब जी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल भी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये हजारों का है तो आपकी सरकारों में तो लाखों करोड़ का हुआ। चलो ऐसा है जी, इनका मैं तो इनका नहीं कहूंगा, मैं तो इस बात को कह रहा हूँ इनके अपने शासन काल में जो चीज हुई है ना, ये अपनी उनका जवाब दें। अगर कोई कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सरकार का कोई है तो उसके खिलाफ अपनी इंक्वायरी करे, लेकिन इनकी जवाबदेही है आज के दिन इस बात को कहे के और इस बात को टाल नहीं सकते। अपनी कमजोरियों को, अपनी नाकामियों को, अपने भ्रष्टाचार को इस तरीके से ये छुपा नहीं सकते। और आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन लोगों का विश्वास इनके ऊपर उठता जा रहा है। नौकरियों में खुली बोली
लगना इस बात का परिणाम है कि हरियाणा को शर्मसार किया है, बेरोजगारों को उन्होंने निराश किया। और मैं तो यही कहूंगा कि इस सरकार से, इस जो है बीजेपी जजपा की गठबंधन सरकार से हरियाणा के लोगों का विश्वास उठ चुका है। इसलिए सब जांच जो है हम मांग करते हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो। पेपर लीक की भी हमने मांगा था। पेपर लीक के बाद जो एचपीएससी में जो सारा भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ उसकी कहा था। और अब भी हम कहते हैं कि सरकार जो है अब क्यों किसी को छुपाना चाहती है, सरकार ऐसा क्यों नहीं जो स्पष्ट आना चाहती किसी चीज में भी, किसी करने के लिए। अब कल ही आंकड़े आए हैं, हरियाणा बेरोजगार नंबर 1 हो गया पूरे देश। ठीक है, मैं पहले आपके सवालों का जवाब लेता हूं एक बार। विधु रावल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विधु जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। जी, मैं सुन पा रहा था, मैं सुन रहा था, हालांकि धैर्य जवाब दे रहा था। जब मंत्री आफ्ताब अहमद जी जब अपनी बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे रिकॉर्डेड कैसेट बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सुन रहा था और सुन रहा था। ये दुखद क्षण है जब मृतक वहां पर एक के बाद एक लाश निकली है वहां से, उसके बाद भी ये लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन कांग्रेस का ये चरित्र रहा है, कांग्रेस हर विषय को अपने चीज को, अगर इस चीज को राजनीति से जोड़ के देखते हो, आपने जो है आपने राजनीति भावना आप मजदूरों की जो है आप संवेदन सुनने हैं, आफ्ताब जी आप संवेदन सुनने हैं, आप लगातार जनप्रतिनिधि बनने के बावजूद भी नहीं, मैं आपको खूब अच्छे से जानता हूं, आप जनप्रतिनिधि होने के बावजूद जरूर कर आप संवेदन कर रहे हो। आप प्रकार से लाशों के ऊपर राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। बड़ी दुखद बात है कि आप लाशों के ऊपर भी राजनीति करने तो बाज नहीं आ रहे हैं। आप जब मंत्री थे तब हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, ऐसा 18 करोड़ का आपके माननीय मुख्यमंत्री जनता बताएगी। जनता के बीच में जा तो सकते नहीं, लोगों के बीच में, जनता के बीच में हो चुके हो, विश्वास दो दो बार लोगों को जो है और दो बार विधानसभा में हरियाणा की जनता आपको बेदखल कर चुकी है। जिस तरीके से सर मैं एक कर जवाब दे रहा हूं सर। आफ्ताब जी, मैं वापस लौटता हूं आपके पास। एक बार विधु जी जवाब दे दें आपकी बात का, फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। जवाब देने की जरूरत नहीं है आपको। आप जनता को लिए अगर यह किसी चीज का तथ्य है ना, तो तथ्य को लेकर बात करें, किसी चीज के ये नहीं कि किसी चीज अपना जवाब आपने बिना। ठीक है, मैं तथ्य पे बात करूं, मैं रिकॉर्ड की बात कर लेता हूं। विधु जी जल्दी से एक बार अगर आफ्ताब जी देखिए, आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, आपको अपनी बात कही है तो दूसरे की सुननी भी चाहिए। आपने कोई एक रिकॉर्ड की बात नहीं की, कोई एक तथ्य नहीं दिया, आप तो केवल गालियां दे रहे थे, गालियां भी झूठी दे रहे थे। अब एक बार आप रुक जाइए, अब एक बार मंत्री जी आप रुक जाइए। घोटाला नहीं हुआ हरियाणा में, नहीं हुआ, हरियाणा में जहरीली शराब से लोग मरे नहीं, हरियाणा में जहरीली शराब से लोग मरे नहीं। राजस्थान में हरियाणा से ज्यादा लोग, हरियाणा में पंजाब के अंदर हरियाणा से ज्यादा लोग मरे हैं, जहाँ पर आपकी सरकारें हैं। आफ्ताब अहमद जी क्या बात कर रहे हैं? आप तो खुद घोटाले का आरोप लगा है, आप किस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं? आप पर तो खुद घोटालों का आरोप लगा हुआ है। आप पर तो आपने जो दुष्कर्म किए थे उनकी तो आज तक जांच चल रही है। आप किस तरीके से आप किसी सभ्य आदमी को अपने चैनल पे बुलाए करें, आप इन लोगों को आप सभ्य लोगों से बिल्कुल ना बुलाए। सभ्य आप अपने सर, आप दोनों ही सभ्य हैं, आप दोनों ही सभ्य हैं, आप दोनों ही सभ्य हैं। आफ्ताब जी एक एक कर अपनी बात को रखेंगे सर, तो बात मैं बता दूं दुष्कर्म क्या है, दुष्कर्म बता दूं आपको, बताइए। मैं बताता आज तक, अरे भाई आपके परिवार के लोगों ने बताइए, फरीदा मैं बता तो रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। बताइए, आप राजनीतिक बात करिए, किसी चीज के लिए राजनीतिक जवाब नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप बता रहा हूँ, आप सुनिए, आप सुनिए, जो भी है अब आप सुनना क्यों नहीं चाह रहे हैं? मैं सब्सटेंशिएट करता हूं। ठीक है सर, विधु जी, देख विधु जी, केशव जी, मैं आपको निकिता तोमर ठीक है सर, मेरा वो विषय नहीं है सर। आफ्ताब जी, विधु जी, आफ्ताब जी, विधु जी, मेरा वो मुद्दा नहीं था सर, प्लीज, मेरा वो मुद्दा बिल्कुल नहीं। आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया सर। विधु जी, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।